सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। थोड़ा रुकिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। करोड़ों भारतीयों के दिल में बसती है ये तस्वीर, लेकिन कम लोग ही इस तस्वीर के पीछे की कहानी जानते हैं। क्योंकि इस तस्वीर की खास बात भगत सिंह का चेहरा नहीं है, बल्कि उनके सिर पर रखी हुई ये टोपी है। आखिर एक सिख युवक ने अपनी पगड़ी क्यों उतारी? क्या सिर्फ पुलिस से बचने के लिए ऐसा था, या इसके पीछे छिपा था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया? दोस्तों, इतिहास में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के लिए केवल आंखें नहीं, इतिहास बोध चाहिए होता है, क्योंकि उनमें चेहरे नहीं, विचार दिखाई देते हैं। और कई बार एक तस्वीर हजारों पन्नों के इतिहास से अधिक गहरी कहानी कह जाती है। नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं दे टीवी की नई सीरीज तस्वीर जो इतिहास बन गई। सबसे पहले इस श्रृंखला के पहले एपिसोड को इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज जो स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक की तस्वीर है। पहली नजर में इस तस्वीर में आपको कुछ भी असाधारण नहीं लगेगा। एक युवा चेहरा, शांत भाव, सिर पर एक साधारण सी फेल्ट हैट। लेकिन वास्तव में यदि यही तस्वीर किसी साधारण युवक की होती तो इतिहास उसे कब का भुला चुका होता। तो फिर ऐसा क्या है जिसने इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहचानने योग्य छवियों में शामिल कर दिया? भारत की शायद सबसे पहचानने योग्य क्रांतिकारी तस्वीर सरदार भगत सिंह। सवाल यह है कि इसमें पगड़ी की जगह टोपी क्यों? आखिर एक सिख परिवार में जन्मा, पगड़ी और केशों के साथ बड़ा हुआ युवक कुछ ही वर्षों बाद इस नए रूप में क्यों दिखाई देता है? क्या ये केवल पहचान छिपाने की मजबूरी थी, या इसके पीछे उस समय के क्रांतिकारी आंदोलन की कोई गहरी रणनीति छिपी थी, या एक सोचा समझा राजनीतिक संकेत? आपको बता दूं कि यह तस्वीर किसी जीत की खुशी के बाद नहीं खींची गई थी, न ही यह किसी सार्वजनिक समारोह की तस्वीर है। यह उस समय की तस्वीर है जब भारत का सबसे चर्चित युवा क्रांतिकारी अपने ही देश में सबसे अधिक तलाशा जा रहा था, और यहीं से इस तस्वीर की कहानी शुरू होती है। 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक दौर था। एक और महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन तेज हो रहे थे, तो दूसरी ओर युवाओं का एक वर्ग यह मानने लगा था कि औपनिवेशिक शासन केवल प्रार्थनाओं से नहीं बल्कि संगठित प्रतिरोध से भी चुनौती मांगता है। और भगत सिंह इसी पीढ़ी के प्रतिनिधि थे। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां देशभक्ति कोई नारा नहीं, जीवन का संस्कार था। पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह तीनों किसी न किसी रूप में ब्रिटिश शासन के विरोध से जुड़े रहे। ऐसे वातावरण में पले एक बालक के लिए स्वतंत्रता कोई राजनीतिक विषय नहीं थी, वह घर की रोजमर्रा की चर्चा थी। और फिर साल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद का माहौल उनके मन पर गहरा असर छोड़ गया। माना तो यहाँ तक जाता है कि वे अमृतसर जाकर उस खून से सनी मिट्टी को अपने साथ ले आए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि जलियांवाला बाग ने उनकी राजनीतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया था। समय के साथ उनका अध्ययन भी उतना ही गहरा होता गया। लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने केवल इतिहास ही नहीं पढ़ा, उन्होंने यूरोप की क्रांतियां, समाजवाद, राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक शासन के स्वरूप का भी गंभीर अध्ययन किया। और बाद में जेल में लिखी उनकी नोटबुक यह प्रमाणित करती है कि वे केवल साहसी युवक नहीं बल्कि असाधारण अध्ययनशील चिंतक भी थे। लेकिन विचारों की परीक्षा हमेशा पुस्तकों में नहीं होती, कभी कभी इतिहास उन्हें घटनाओं के बीच रखकर परखता है। और ऐसा ही क्षण आया 1928 में। ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। पूरे देश में उसका विरोध हुआ क्योंकि उस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में निकले विरोध जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए, और 17 नवंबर को उनका निधन हो गया। और यह समाचार पूरे देश में फैल गया। लेकिन उनकी मृत्यु के प्रभाव हर व्यक्ति पर एक जैसे नहीं थे। किसी ने इसे अन्याय माना तो किसी ने इसे राजनीतिक विफलता कहा, और कुछ युवाओं ने इसे राष्ट्रीय अपमान समझा। और यहीं से भगत सिंह और उनके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस घटना का उत्तर केवल शोक नहीं हो सकता। नतीजा 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन उन्हें पहचानने में भूल हो गई। उनकी जगह सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन टी सॉन्डर्स मारा गया। और फिर क्या था, यहीं से सब कुछ बदल गया।
ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे पंजाब में व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड्स में भगत सिंह का जो हुलिया दर्ज था वो था युवा सिख, लंबे केश, दाढ़ी और पगड़ी। यानी जिस पहचान के साथ वे बड़े हुए थे वही अब उनकी गिरफ्तारी का सबसे आसान माध्यम बन चुकी थी। और इतिहास कभी कभी मनुष्य के सामने ऐसे निर्णय रखता है जहां निजी आस्था और सार्वजनिक दायित्व आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। और अब यही चुनौती भगत सिंह के सामने भी थी। क्या वे अपनी पहचान के साथ गिरफ्तार हो जाए या फिर स्वयं को बदलकर संघर्ष को जीवित रखे। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अपने साथियों की सहायता से उन्होंने केश कटवाए, दाढ़ी मूंछ हटाई और पहली बार फेल्ट हैट धारण की। इतिहासकार वीएन दत्ता और केएन पनिक्कर इस निर्णय को किसी सांस्कृतिक या धार्मिक अस्वीकार के रूप में नहीं बल्कि भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन की रणनीतिक आवश्यकता के रूप में देखते हैं। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना अभी सामने आना बाकी थी। जिस पहचान को बचाने के लिए उन्होंने अपना रूप बदला, समय ने उसी बदले हुए रूप को उनकी स्थायी पहचान बना दिया। आज हर सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, सब जगह मैक्सिमम यही तस्वीर आपको मिलेगी। और यहीं से भगत सिंह का जीवन एक नए चरण में प्रवेश करता है। लेकिन एक और सवाल अभी यहाँ पर है कि ये प्रसिद्ध तस्वीर कब ली गई, किसने इसे खींचा और एक साधारण स्टूडियो पोर्ट्रेट भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रभावशाली प्रतीक कैसे बन गया। उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यह स्टूडियो पोर्ट्रेट 1929 के आसपास दिल्ली के कश्मीरी गेट का माना जाता है और इसकी सटीक तिथि और मूल फोटोग्राफर को लेकर इतिहासकारों में पूर्ण सहमति नहीं है। और फिर 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम प्रकरण ने भगत सिंह को राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना दिया। उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंककर भागने के बजाय स्वयं गिरफ्तारी दी। उनका उद्देश्य हत्या नहीं बल्कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध राजनीतिक संदेश देना था। अदालत उनके लिए केवल न्यायालय नहीं रही, वह जनता तक अपने विचार पहुंचाने का मंच बन गई। और अब इस घटना के बाद भगत सिंह केवल एक भूमिगत क्रांतिकारी नहीं रहे, वे एक सार्वजनिक व्यक्तित्व बन चुके थे। उनके मुकदमे, उनके वक्तव्य, उनकी भूख हड़ताल और जेल से लिखे गए लेखों ने देश भर के युवाओं को गहराई से प्रभावित किया। धीरे धीरे विभिन्न समाचार पत्रों, पुस्तकों और स्मरिकाओं में उनकी यही तस्वीर बार बार प्रकाशित होने लगी और समय के साथ यह छवि जनस्मृति में इतनी गहराई से बस गई कि आज अधिकांश भारतीयों के मन में भगत सिंह का नाम लेने पर बस यही तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या ये तस्वीर भगत सिंह के विचारों का भी प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका उत्तर है हाँ, कहा जा सकता है आंशिक रूप में। दोस्तों, अगर हमें भगत सिंह को वास्तव में समझना है तो हमें उनकी जेल नोटबुक, मैं नास्तिक क्यों हूँ, युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के नाम पत्र और अदालत में दिए गए उनके वक्तव्यों तक पहुँचना होगा। वही हमें एक ऐसा युवा दिखाई देता है जो केवल औपनिवेशिक शासन का विरोधी नहीं था बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाजवाद, सामाजिक समानता और बौद्धिक स्वतंत्रता का समर्थक भी था। और यही कारण है कि इतिहासकार भगत सिंह को केवल शहीद-ए आजम भगत सिंह कहकर नहीं छोड़ते, वे उन्हें एक राजनीतिक चिंतक के रूप में भी पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर यह केवल बदले हुए हुलियों की तस्वीर नहीं है, यह उस क्षण की स्मृति है जब एक युवा ने व्यक्तिगत पहचान से अधिक राष्ट्रीय उद्देश्य को महत्व दिया। यह उस पीढ़ी का चेहरा है जिसने यह स्वीकार किया कि स्वतंत्रता केवल साहस से नहीं बल्कि विचारों की स्पष्टता और संगठन के अनुशासित रणनीति से भी प्राप्त होती है। और शायद इसी कारण यह तस्वीर समय के साथ एक व्यक्ति के चित्र से आगे बढ़कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन गई। दोस्तों, इतिहास में स्मृति का निर्माण अपने आप नहीं होता। समाज कुछ चेहरों, कुछ प्रतीकों और कुछ घटनाओं को बार बार याद करता है और वही स्मृतियां अगली पीढ़ियों की पहचान बन जाती हैं। और भगत सिंह की यह तस्वीर भी उसी प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन इस तस्वीर का सबसे बड़ा संदेश शायद इससे भी आगे है। इसने हमें यह सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, व्यक्ति अपने बाहरी रूप से नहीं अपने विचारों से पहचाना जाता है। एक टोपी, एक चेहरा या एक तस्वीर अपने आप में इतिहास नहीं बनते। इतिहास तब बनता है जब उनके पीछे एक ऐसा विचार खड़ा हो जिसके लिए कोई अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो। इसलिए आज के बाद जब भी हम इस तस्वीर को देखें तो केवल भगत सिंह का चेहरा ना देखें, उस युवा को भी देखें जिसने 23 वर्ष की आयु में अपने समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी थी। उस चिंतक को देखें जिसने जेल की कोठरी में भी पढ़ना और लिखना नहीं छोड़ा। उस क्रांतिकारी को देखें जिसने अदालत को प्रतिरोध का मंच बना दिया और उस नागरिक को देखें जिसने आने वाली पीढ़ियों से मानो यह कहा कि स्वतंत्रता केवल प्राप्त नहीं की जाती, उसे समझना और उसकी रक्षा करना और उसके योग्य बनना भी पड़ता है। और शायद इसी कारण लगभग एक शताब्दी बाद भी यह तस्वीर केवल इतिहास की पुस्तकों में छपा मात्र एक चित्र नहीं है, यह उस पीढ़ी का मौन घोषणा पत्र है जिसने भारत को यह विश्वास दिलाया कि विचारों की शक्ति किसी भी साम्राज्य से बड़ी होती है। और शायद इसीलिए यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये वो तस्वीर है जो इतिहास बन गई। और अब आपके लिए आज का सवाल,
आप जो स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, क्या आप इससे जुड़ी कहानी को जानते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद।